अच्छा बच्चे, सही है। अच्छा, इसके बाद नंबर आ जाता है 6, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लोरेशन? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यानी कि एक रिसर्च को आप एक्सप्लोर करते जाएं, उसको यानी कि मजीद फाइंड आउट करते हैं, यानी कि उसको फर्दर आप फाइंड आउट करें, उसको फर्दर आप जो है एक्सप्लोर करें, तो वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर फर्दर मोर टेस्ट भी किए जाते हैं, फर्दर मोर स्टडी भी की जाती है, फर्दर मोर ऑब्जर्वेशंस भी किए जाते हैं, फर्दर मोर सर्वेज भी किए जाते हैं। तो इस तरह की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, इसके अंदर हाइपोथेसिस के अंदर भी बहुत बड़ा जो है वो फर्क आ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस? बता चुका हूँ बच्चे मैं आप लोगों को, हाइपोथेसिस क्या होता है जी। कोई ऑनलाइन है या सारे बच्चे इधर उधर चले गए? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सारे सो तो नहीं रहे? आ रही है सर आवाज। तो बताए ना बच्चे, क्या होता है हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस एक्चुअली इट इज गेस स्टेटमेंट जिसमें हम गेस लगा लेते हैं, और ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, दोनों उसमें डिपेंडेंट है। हमारी एक्सपेरिमेंट्स में अगर वो ट्रू होती है तो उसको आगे जाके हम डिडक्शन और थ्योरी के थ्रू हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर नहीं होती है तो फिर बस सर सही यही सही मुझे सही पता है बता रहे इसमें। हैं बच्चे, आगे जी जी। और कोई शहजाद के बाद कोई और बताएगा? जी बच्चे। या जस्ट बच्चे ये सारे ऑनलाइन हैं और पता नहीं है कि कहाँ गए हुए हैं, किसी और कोई अपने काम में बिजी है। अच्छा, अबे और कोई? मैं क्लास यहाँ पे मैं क्लास यहाँ पे बंद कर दूंगा, बता रहा हूँ, मैं क्लास को क्लोज कर दूंगा अभी भी। सर मैं बताऊं? हाँ बच्चे बताओ। तो अभी आपको ख्याल आया, मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ। जी बच्चे बताएं आप लोग। जी सर, असल में ना थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए। सर ऑब्जर्वेशन, हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं ना, उसके बाद जो हम गैस करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना के बारे में हम गैस करके बच्चों में मतलब कम हो रहा है, और इस तरह जो गैस होता है उसको बोलते हैं। अच्छा, यानी कि और टोटली ये ऑब्जर्वेशन बेस पे। यस सर, ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम जो गेस करते हैं ना उसको बोलते हैं। उसके बाद फिर फर्दर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर रिजल्ट होता है, फिर थ्योरी वगैरह आ जाती है। तो ये अच्छा, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स। सही सही बताया आपने कि टेस्ट बेस पे होता है, या इसको जो ऑब्जर्वेशन बेस पे जो थ्योरी आ जाती है, फिर उसको हम क्या करते हैं, इसको बेस करते हैं कि ये नल हाइपोथेसिस है या पॉजिटिव हाइपोथेसिस, जिसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस का मकसद है कि नेगेटिविटी में भी बाजू का बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, यहाँ ये पॉजिटिव वे में जा रहा है। ठीक है, सिर्फ 2 बच्चों ने मुझे रिप्लाई किया है, बाकी बच्चों को कुछ पता नहीं है। ठीक है, एक शहजाद ने और एक किसी और स्टूडेंट ने, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा। चलिए इट्स ओके बच्चे। बची हाँ। वजिया बचेस गुड। अच्छा, अब क्या करते हैं कि हाइपोथेसिस के अंदर क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर जो है हम एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, और हाइपोथेसिस इसके अंदर जो है वो आप जो है टेस्ट करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस भी गेस करते हैं, यानी कि आप गेस करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आ गया एक्सप्लोरेटरी रिसर्च समझ। अच्छा, अब आते हैं नंबर 8 पे, हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है कि आप डिफरेंट सोर्सेज को यूज करते हैं, ये टोटली होता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर सेकेंडरी डेटा होता है। सेकेंडरी डेटा के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी डेटा वो चीज होती है जिसकी में आप जो है ऑलरेडी रिकॉर्डेड या ऑलरेडी रिपोर्टेड डेटा को गैदर करते हैं, ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेटा को आप स्टडी करते हैं, उनमें से कुछ चीजें गेन करते हैं। ठीक है, अब जस्ट लाइक आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजी किस तरह क्या करती है, हिस्ट्री की रिसर्च करती है। क्या करते हैं कि वो सबसे पहले जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जाते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, डिग आउट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ों को निकालते हैं, फिर वो अपनी एक्सपीरियंस बेस पे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो लोग थे या ये जो पुराने टाइप के लोग थे, कि इन चीज़ों से ये लगता है कि ये इतने सिविलाइज थे, वो ये चीज़ें करते थे, या वो उनकी जो राइटिंग्स होती है, ठीक है, वो जो स्क्रिप्ट होते हैं, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, पुराने स्क्रिप्ट के साथ जो है उनको कंपेयर करते हैं। तो वो एक हिस्ट्री जो है वो मेकअप कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। जस्ट लाइक मोइंजोदड़ो की हिस्ट्री है, ये भी हिस्ट्रिकल रिसर्च के बाद ही बातें सामने आई है। यहाँ टेक्जिला की हैं, हड़प्पा की हैं, बहुत सारी जो हैं वो स्टडीज जो हैं वो फाइंड आउट की गई हैं।
तो हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट सोर्सेज को यूज किया जाता है, जस्ट लाइक पुराने डॉक्यूमेंट्स को, पुराने स्क्रिप्ट्स को, पुरानी किताबों में से, ठीक है, और बहुत सारे इवेंट्स को भी देखा जाता है, और पास्ट का जो यानी कि जो जमाना गुजर चुका है उनका भी आइडिया लगाया जाता है। तो पहले जो था वो स्क्रिप्ट नहीं था, यानी कि पहले जो है लोग वो डिफरेंट जो है शेप्स को जो है वो शेप के थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, ठीक है। तो वो जो चीजें थी वो एक जस्ट लाइक शेप बना देते थे, ठीक है, जस्ट लाइक फिश की शेप बना ली, यानी कि हमें फिशिंग पे जाना है तो वो सेंड कर देते थे, ठीक है। तो बाकी जो सामने वाले लोग तो समझ जाते थे फिश को देखे हमें फिशिंग पे जाना है। तो इस तरह की जो थी वो कम्युनिकेशन थी, रिटर्न पावर इसी तरह था, रिटर्न में इस तरह कम्युनिकेट करते थे। तो ये अब जो एडवांस लोग हैं तो वो देख के समझ जाते हैं कि फिश अगर है तो मतलब यानी कि फिशिंग पे जाते थे वो लोग। तो इस तरह की यानी कि एक आइडिया, मैंने जस्ट एग्जांपल दिए, तो इस तरह के बहुत सारे आइडियाज जो थे वो उनके माइंड में थे और उन्हीं की बेस पे ये क्या करते थे, ये काम करते थे। ठीक है बच्चे, आपको स्क्रीन तो नजर आ रही है ना बट सही है बच्चे, ठीक है। इसके बाद ये टोटली इसी बेस पे काम करते थे, ठीक। अब ये टॉपिक आप लोगों का क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने जो है टाइप्स जो आपको मैंने बतानी थी वो रिसर्च मेथोडोलॉजी की टाइप्स बता दी, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो इथिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय इथिक्स? इथिक्स क्या होते हैं जी बच्चे? इथिक्स, इथिक्स की स्टडी की आप लोगों ने? व्हाट डू यू मीन बाय इथिक्स? आवाज आ रही है मेरी आपको? इखलाकियात। गुड। और कोई? अच्छा, गुड बच्चे। तो मेरे ख्याल में 2 बच्चे ही ऑनलाइन है, बाकी बच्चे सारे सो रहे हैं। अच्छा, अब सर मैं यहाँ पे लेकिन हेलो जी जी बोले बच्चे आप। सर हैं, लेकिन वो मोहम्मद शहजाद पता नहीं किसने आंसर दे दिया था तो मैंने इसी वजह से आंसर नहीं दिया, और वजिया ने भी बता दिया था, यही मेरा भी कहना था। चलें, इट्स ओके बेटा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एक्टिव रहें, मैं इस तरह नहीं हूँ कि आप लोगों को छोड़ दूं बस आप लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, मैं बीच में जो है इंटरेक्ट जरूर करता हूँ, ये मैं आपको बता दूं ताकि मुझे पता चले कि बच्चे ऑनलाइन हैं या नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें फायदा आपका है, मैं तो जस्ट रीड आउट करके या मैं आपको बता के चला जाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह जो है आप लोग भी जो है इसको देखें, और जो है कोई बात समझ में नहीं आए तो आप क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू इथिक्स इन रिसर्च। रिसर्च के अंदर कुछ जो है रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। रिसर्च करने से पहले उन बातों को ध्यान देना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहीं पे जो है वायलेशन तो नहीं हो रही, ह्यूमन की वायलेशन नहीं हो रही, एनिमल्स की वायलेशन नहीं हो रही, उनको नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा रहा, या हमारे काम करने से वो अफेक्टेड तो नहीं हो रहे। तो इस तरह तमाम इस टाइप की स्टडीज को इथिक्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। यू मस्ट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिहेव इथिकली टूवर्ड्स, ठीक है। आपको एनी हाउ आपको आप रेस्पॉन्सिबल हैं, आपको बिहेव करना है, वो इथिकली बिहेव करना है, ठीक है। तो बिहेव करने का क्या मकसद होता है? एनवायरमेंटल आपको ख्याल रखना होता है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ह्यूमन को दी जाती है, सेकंड नंबर पर एनिमल्स, और फिर जो होता है आपका एनवायरमेंट होता है। इन तीनों चीजों को हम जहन में रख के स्टडी के तरफ जाते हैं, रिसर्च टूवर्ड्स रिसर्च की तरफ जाते हैं। तो इथिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर एक्शन। तो ये किस तरह की स्टडी है? प्रॉपर एक्शन की, यानी कि आप जो भी काम करेंगे वो प्रॉपरली करेंगे, वो कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू करेंगे, वो आप काम प्रॉपर करना है, आपको कोड ऑफ कंडक्ट के तहत रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटरनेशनल लॉज को, मुल्क के लॉ को, और जो है बाकी जो है लॉज जो होते हैं ईपीए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जिसको कहा जाता है, हर मुल्क के अंदर जो है वो होती है, तो ईपीए की जो है वो रूल्स और रेगुलेशन को भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। रिसर्च इथिक्स कंसर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्चर्स टू बी ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टफुल, ठीक है। तो एक रिसर्चर जो होता है, जो रिसर्च कर रहा होता है, रिसर्चर उसको ऑनेस्ट होना लाजमी होता है, ठीक है। हमारे यहाँ बदकिस्मती अनफॉर्चुनेटली ये कि हम इतना ऑनेस्ट नहीं है, रिसर्च के अंदर भी गड़बड़ कर जाते हैं, फेक डेटा को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और जब ये एवोल्यूशन के पास जाती है स्टडी तो वो लोग समझ जाते हैं। तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो आपको फेयर करने होते हैं, ठीक है, आपको फेयर दिखाने होते हैं। तो सबसे पहले जो है इथिक्स के अंदर क्या आ जाती है कि टू बी ऑनेस्ट, आपको एनी हाउ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। रिजल्ट अगर पॉजिटिव नहीं आ रहे,
आप जानबूझ के पॉजिटिव ना दें। अगर रिजल्ट नेगेटिव आ रहे हैं तो वो नेगेटिव ही रिजल्ट दें, क्योंकि इससे भी फायदा होता है। बाज़ औक़ात नेगेटिव रिजल्ट से भी जो है बहुत सारी चीजें जो है वो फाइंड आउट हो जाती हैं। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट एंड रेस्पेक्टेबल टू ऑल इंडिविजुअल्स। सेकंड इसका जो होता है सबसे मेन ऑब्जेक्ट है वो रेस्पेक्टफुल टू ऑल इंडिविजुअल्स, यानी कि तमाम इंडिविजुअल्स के साथ रेस्पेक्टफुली के साथ पेश आना है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है? ह्यूमन को, यानी कि ह्यूमन राइट्स का और जो है ह्यूमन हेल्थ का, ह्यूमन रिस्क का ये ख्याल रखना पड़ता है। कहीं हमारे काम से ह्यूमन हेल्थ अफेक्टेड तो नहीं होगी, इसकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा, या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो नहीं होगी, या इन्वायरमेंटल कोई रिस्क तो नहीं होगा। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है रिसर्च स्टडीज के अंदर, या रिपोर्ट्स के अंदर, या रिजल्ट्स के अंदर। तो इस तरह से क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं इन चीज़ों को फाइंड आउट करने में, इन चीज़ों को कंक्लूड करने में, क्योंकि हमें ऑनेस्टी के साथ भी काम करना पड़ता है और रेस्पेक्टफुली के साथ भी काम करना पड़ता है। जस्ट लाइक जो है बायोकेमिस्ट्री के अंदर काफ़ी लोग माइस पे काम करते हैं, ठीक है, रेबिट पे काम करते हैं। अब माइस और रेबिट जो है जब काम किया जाता है, जाहिर बात है उनके ब्लड पे काम किया जाता है, तो उनको किल करना पड़ता है। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आप जो है, रिसर्च का ये असूल है, केयू के अंदर भी काम हो रहा है, बाकी यूनिवर्सिटीज के अंदर काम होता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, माइस को ले आते हैं, माइस की ब्रीडिंग करवाते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ पे जो है केज वगैरह है या कोई चीज़ें जो बनाई होती है, वहाँ पे उनको सबसे पहले ब्रीडिंग करवाते हैं, उनकी पॉपुलेशन होती है। तो उसके बाद जो पॉपुलेशन आपने की है, तो उसी पॉपुलेशन पे आप काम करते हैं। ठीक है, उसी पॉपुलेशन पे फिर आप उसको किल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इन्वायरमेंट में जाके, जंगल में जाके तमाम माइस को जो है वो पकड़ लें या केज करके वो ले आएँ, फिर उनको जो है आप तजुर्बा करें, ये अलाउ नहीं होता। सबसे पहले आप ब्रीडिंग करवाते हैं, ब्रीडिंग करने के बाद आप क्या करते हैं, उस पे काम करते हैं। ठीक है, इस तरह बहुत सारी जो है वो चीज़ें हैं, इनमें रखा जाता है और इनको ख्याल रखा जाता है, एनवायरनमेंट का, इंसानों का और जानवरों का। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा, अब इथिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडिंग डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आपको जो गाइड किया जाता है, इस बेस पे आप जो है वो डिसीजन करते हैं। डिसीजन के बाद ही आप इथिक्स पे जो है वो वैल्यूज देते हैं, जो हैं उस पे जो है काम करते हैं। पीपल में डिसएग्री ऑन इथिक्स बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन पीपल पर्सनल वैल्यू सिस्टम। अच्छा, कुछ जो होते हैं हेल्थ के इश्यूज होते हैं, हेल्थ पे जब स्टडी की जाती है इथिक्स, तो इंसानी सेहत के लिए या इंसानी जो है इसके लिए रेस्पेक्ट के लिए, तो उन चीज़ों को सबसे पहले देखा जाता है। ठीक है, अब जस्ट लाइक स्टडी की जाती है इसकी क्लोनिंग पे, एनिमल क्लोनिंग है, इंसानों की जो है क्लोनिंग है। ये जो क्लोनिंग का काम होता है, इस पे बहुत सारे इश्यूज हैं, रिलीजियस इश्यूज भी हैं और बाकी इश्यूज भी हैं, तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह जो है जितने इंसानों के राइट हैं, इतने या इनसे कम जो है तो वो जानवरों के भी जो है वो राइट्स होते हैं। इसी तरह प्लांट्स के भी राइट्स होते हैं, इन्वायरमेंट के भी राइट्स होते हैं, पॉपुलेशन के राइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये अखलाकियात के अंदर भी यही चीज़ आ जाती है। जस्ट लाइक किसी चीज़ की पॉपुलेशन है तो आपको कोई राइट नहीं है आप उसकी पॉपुलेशन को ख़त्म करें। जस्ट लाइक हंटिंग की मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ। हंटिंग जब आप अच्छा, इसके अंदर एक और भी जो है वो आ जाती है चीज़ें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अंदर आप क्या करते हैं, अगर कोई भी पॉपुलेशन 30% से बिलो है तो आप उसको किल नहीं कर सकते, आप उस पर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, या आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर की एग्जाम्पल दे दूंगा, क्योंकि एग्रीकल्चर ही जो है सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो है इसमें इसका यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर की पे हम डिपेंड ही करते हैं 70% एग्रीकल्चर पे। तो क्या होता है कि जो भी क्रॉप है, अगर क्रॉप के अंदर जो है पेस्ट हैं, डिजीज हैं, 30% तक पॉपुलेशन है अगर, तो आप उस पर स्प्रे नहीं करते, फ्यूमिगेट नहीं करते, पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते, क्योंकि 30% तक अलाउ है। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन है, उनको भी इक्वल रखना है, उनको भी जो है बैलेंस करना होता है पॉपुलेशन को, तो इसी वजह से हम उन पे अप्लाई नहीं करते। अब जस्ट लाइक आपके पास जो है एग प्लांट समझते हैं आप, बैगन। ठीक है, एग प्लांट पे क्या होता है कि उनकी नेचर है, उनके रूट्स के अंदर जो है वो निमाटोड्स वगैरह ग्रो करते हैं, उनकी नेचर में है, यानी कि आप ऐसा समझ लें उनकी एसोसिएशन है। ठीक है, एसोसिएशन है निमाटोड। जैसे ही जो है हम क्रॉप लगाएंगे एक प्लांट की, तो उनकी रूट्स में निमाटोड जरूर आएंगे। ठीक है, तो निमाटोड्स उनके साथ, रूट्स के साथ एसोसिएशन बनी हुई है,
क्या होता है कि लास्ट स्टेज, मेच्योर स्टेज, यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद वो प्लांट ऑटोमेटिकली खुद ही विल्टिंग होके खत्म हो जाते हैं, क्योंकि निमाटोड्स इतने ज्यादा वहां पे हो जाते हैं, ठीक है, और उनका जो है वो ग्रिप बहुत ज्यादा हो जाती है। अब ये इस पे जो है कुछ फार्मर्स क्या करते हैं कि मिडिल स्टेज पे या इनिशियल स्टेज पे जो है उन पे स्प्रे कर देते हैं और जो है उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो जो निमाटोड्स होते हैं वो एक प्लांट के लिए तो नुकसानदेह होते हैं, लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस तरह की जो है चीज़ों को रिसर्चर जो हैं वो अवेयर करते हैं, वो अवेयर क्रिएट करते हैं, बताते हैं, लेकिन जो फार्मर हैं उनको बाज़-औक़ात इन चीज़ों का पता नहीं होता। तो ये भी इथिक्स के ज़िम्रे में आ जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक जो लास्ट पॉइंट है, व्हाट वन पर्सन कंसीडर्स टू बी गुड और राइट मे बी कंसीडर्ड बैड और रॉन्ग बाय एन अदर पर्सन। तो लोगों को क्रिएट करना, उनको बताना इथिक्स क्या है, किस तरह आप काम करेंगे, तो ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं, इथिक्स आ जाती हैं रिसर्च के अंदर। सही है बच्चे? अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं ह्यूमन रिसर्च इथिक्स, यानी कि ह्यूमन पे जब आप रिसर्च करते हैं तो उस पर भी जो है बहुत ज्यादा इथिक्स जो है वो अप्लाई होती है। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, ठीक है। अब जस्ट लाइक पोल्यूशन जो है आपको पता है कि हाईली अफेक्टेड है। अब अगर आप किसी एरिया के अंदर जाते हैं तो आप रैंडमली सैंपलिंग लेंगे। अब कुछ रिसर्चर ये करते हैं कि जस्ट लाइक वो किसी पॉपुलेशन के अंदर चले जाते हैं, एक ही घर में से 8 सैंपल ले लिए, वो तो अपने नंबर ऑफ सैंपल्स पूरे कर रहे हैं लेकिन काम गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सैंपलिंग जो की जाती है रैंडमली की जाती है। यानी कि अगर आपने एक घर में से आपको सैंपलिंग करना तो एक सैंपल लेना, या ज्यादा से ज्यादा 2, इससे ज्यादा नहीं लेने। बाकी घर हैं तो बाकी घरों में भी आपको रैंडमली सैंपल लेने। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सैंपलिंग करने के लिए, नंबर ऑफ सैंपलिंग पूरे करने के लिए एक घर में से 8 सैंपल ले लिए, दूसरे में 7 ले लिए, तीसरे में से 6 ले लिए, हमारे सैंपल पूरे हो गए, हम वापस चले गए। बाकी जो गांव हैं या बाकी जो एरिया है, बाकी जो वहां पे हम नहीं जा रहे होते। तो होता क्या कि एक तो वो ऑनेस्टी भी नहीं रहती, रिसर्च के अंदर भी गड़बड़ हो जाती है, और ये ह्यूमन रिसर्च इथिक्स के अगेंस्ट चीज है। आ रही है बात समझ में बच्चे? ठीक है। What do you mean by human research? Research conduct with people, about people, ठीक है, और रिसर्च डीलिंग इन देयर डेटा और टिश्यू। तो क्या होता है कि रिसर्च जो कंडक्ट की जाती है, ह्यूमन रिसर्च, वो लोगों के साथ होती है, लोगों के साथ एसोसिएट होती है, लोगों के बारे में होती है, और वो डेटा और टिश्यूज जो होते हैं वो भी इंसान के बारे में होता है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो काम किया जाता है वो टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी के साथ काम किया जाता है, ठीक है। हमारी गलत रिसर्च की वजह से या गलत काम की वजह से बहुत सारे लोगों को जो है उसका नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारी जो है वेरिएशन है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये जो है ह्यूमन रिसर्च पे बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ह्यूमन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। अच्छा, अब कुछ इस तरह के वाकयात भी होते हैं। अब जस्ट लाइक जो है इसके अंदर आपने सुना होगा नॉर्थ कोरिया जो है वो थोड़ा सा कट आउट है यूनाइटेड नेशंस वगैरह से, ठीक है। नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या हुआ था कि इन्होंने एक ड्रग्स वगैरह बनाई थी साइंटिस्टों ने, और उन्होंने ट्रायल बेस पे काम करके कुछ लोगों पे जो है वो तजर्बा किया या जो है एक्सपेरिमेंट किया। तो उस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ कि जितने लोगों को वो ड्रग लगाई गई थी या ड्रग इंजेक्ट की गई, उसकी वजह से वो सारे लोग जो है वो किल हो गए, उनकी डेथ हो गई, क्योंकि उसके अंदर जो था वो क्या कहते हैं इसको, डोज आपके लिए या जो पैरामीटर्स थे वो थोड़े हाई लेवल के थे। तो इस तरह की रिसर्च से क्या होता है, ट्रायल बेस्ड रिसर्च के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले लो क्वांटिटी पे जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, फिर थोड़ा सा उसको बढ़ाया जाता है, लेकिन इतना नहीं बढ़ाया जाता कि किसी की डेथ वाकई हो जाए। तो फिर उन साइंटिस्ट को जो है, जो जितने साइंटिस्ट का ग्रुप था, उन पे फाइन भी लगाया गया था, शायद उनको जेल भी भेजा गया था, शायद एक आध को तो सजाए मौत भी दी गई थी। तो इस तरह जो है ना ह्यूमन रिसर्च के अंदर बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है पीपल की लाइफ का, ठीक है। अच्छा, अब वाई इज रिसर्च इथिक्स इम्पोर्टेंट? रिसर्च इथिक्स इम्पोर्टेंट क्यों है, इतनी ज्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है? जाहिर बात है, हर चीज की अपनी रेस्पेक्ट होती है, वैल्यूज होती हैं, इम्पोर्टेंस होती है इन्वायरमेंट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ रेस्पेक्ट फॉर दोज हु टेक पार्ट इन रिसर्च, ठीक है। जो लोग इसके अंदर टेक पार्ट कर रहे होते हैं उनकी बहुत बड़ी रेस्पेक्ट होती है, ठीक है। उनको वैल्यू दी जाती है क्योंकि वो रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व रहे, ठीक है। अब जस्ट लाइक ये कोरोना का ट्रायल बेस जितने भी हैं,
ठीक है। अब इसके लिए जो है बाज़ औक़ात उसकी जो है पॉपुलैरिटी के लिए या बाज़ औक़ात लोगों को अवेयरनेस के लिए तो बड़े-बड़े जो लीडर होते हैं वो भी खुद ट्रायल बेस में आ जाते हैं, वो भी खुद अपने आप को जो है वो फर्स्ट टाइम ड्रग इंजेक्ट करवा रहे थे ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो। ये ना हो कि लोग इस चीज़ से डरें, इस बात से डरें कि खुदा ना ख़ास्ता हम ड्रग इंजेक्ट करवाएँगे तो मे बी हमारी डेथ कॉज़ हो जाए। तो इसीलिए जो ना बड़े-बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं तो उनको जो है वो उन पे जो है फर्स्ट टाइम जो है ड्रग्स को या ट्रायल बेस पे जो है इंजेक्ट करवाया जाता है। जस्ट लाइक कोरोना की जो है वो बहुत सारे लोगों को करवाया जाता है ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, कोई मना ना करे। ठीक है, आगे बात समझ रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इट इंश्योर नो अनरीजनेबल अनसेफ एक मिनट जी it ensures no unreasonable unsafe or thoughtless demands are made by researcher। अच्छा, बाज़ औक़ात होता है कि जो है ना अनरीजनेबल या अनसेफ और थॉटलेस डिमांड्स नहीं होनी चाहिए रिसर्चर की। तो बाज़ औक़ात रिसर्चर के लिए मुझे 8 या 10 जो हैं क्या कहते हैं उसको, चलें आप इस तरह मुझे 3 से 4 जो हैं ब्लड की बोतल्स चाहिए। अब 3 से 4 से ब्लड की बोतल्स ये अनरीजनेबल है। चाहे कितना भी इंसान हेल्दी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ब्लड बोतल्स की से ज़्यादा नहीं दे सकता, नहीं प्रोवाइड कर सकता। अगर वो डोनेट कर रहा है तो वो भी उसकी जो है रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब रिसर्चर कुछ क्या करते हैं कि हमें कुछ टिश्यूज़ चाहिए या एपिडर्मल डिजीज़ जो हो जाते हैं, ठीक है, एपिडर्मल या जिसको डर्मोफाइट्स कहा जाता है या डर्मल डिजीज़ कहा जाता है। तो वो क्या होते हैं कि वो डर्म के डिजीज़ होते हैं, वो स्किन के डिजीज़ होते हैं, ठीक है। अब जो रिसर्चर स्किन के होते हैं या स्किन पे रिसर्चर कर रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात जो है वो सैंपल लेने के लिए आते हैं। तो सैंपल लेने का मकसद ये नहीं है कि आप उनकी स्किन को नुकसान पहुँचाएँ या इतना आप उसको जो है डीपली उसमें जो है इंजरी दें और वो उनको नुकसान हो या उनकी जो है तबीयत ख़राब हो या उनको तकलीफ़ हो। तो ये इस तरह के जो हैं डिमांड्स जो होती हैं रिसर्चर की वो बड़ी ख़तरनाक होती है। तो आपको सबसे पहले उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और सेकंडली जो है आप उसके सरफेस पे जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है उसको सिर्फ रब करके अपना डेटा गेन करें। यानी कि सिर्फ जस्ट आपको इतना ही करना है या ज़्यादा से ज़्यादा आपको ब्लड जो है 1 सिरिंज ब्लड या थोड़ा-सा ब्लड आपको डिमांड करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ज़्यादा डिमांड करना, ये पूरा स्किन का जो पार्ट मुझे दे दें या ये मैं स्किन का पार्ट जो है ये पिक आउट कर लेता हूँ, इसको खींच लेता हूँ या किसी जो है और रीजंस के साथ जो है उनको जो है कोई नुकसान पहुँचाना, तो ये जो है रिसर्च एथिक्स के अगेंस्ट है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर हो रहा है। काफ़ी लोग जो डर्मेटोफाइट्स पे काम करते हैं या ड्रम्स पे काम कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो डेटा गेन करने के चक्कर में या सैंपल कलेक्ट करने के चक्कर में बाज़ों का जो सादा लोग होते हैं या बाज़ों का जो बाकी लोग होते हैं उनसे सैंपल भी कलेक्ट करते हैं, उनको नुकसान भी पहुँचाते हैं। अच्छा, इट इंश्योर्स सफिशिएंट नॉलेज इज शेयर्ड बाय ऑल कंसर्न। ठीक है, जब आप रिसर्च एथिक्स पे काम करते हैं तो आपका जो सुपरवाइजर हैं या बाकी जो लोग हैं आप उनके साथ नॉलेज शेयर करते हैं। ठीक है, आप उनको बताते हैं, उन पे उनका जो है काम करते हैं। इसका मकसद ये नहीं कि आप उनको जो है मिसगाइड कर दें कि मैं तो तमाम एरिया से सैंपल लेके आ गया हूँ, हालांकि आप एक घर से सैंपल लेके आ गए। तो इस तरह की इंफॉर्मेशंस जो होती हैं वो जो है मिसगाइड करने वाली, उसमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसके लिए टू बी ऑनेस्ट होना लाज़मी होता है। ठीक है, इट इम्पोजेस अ कॉमन स्टैंडर्ड इन ऑल अबव एस्पेक्ट्स। यानी कि सबसे ज़्यादा जो इसमें कॉमन स्टैंडर्ड है या सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो है रेस्पेक्ट। आपको हर चीज़ को रेस्पेक्ट देनी है, एनवायरनमेंट को रेस्पेक्ट देना है, आपको एनिमल को रेस्पेक्ट देना है, आपको ह्यूमन को देना है, लेकिन ह्यूमन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे है। हाँ, सही है। अच्छा, इसमें आ जाता है व्हाई रिसर्च एथिक्स इम्पोर्टेंट। रिसर्च एथिक्स इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है, तो अब क्या होता है कि हर किसी का डिसिप्लिन अलग है। ठीक है,
किसी की साइकोलॉजिकल रिसर्च है, किसी की हेल्थ की रिसर्च है, किसी की सोशल स्टडी की रिसर्च है, जैसे लाइक आपको बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च है। तो हर किसी रिसर्च की इम्पोर्टेंस अलग अलग होती है। ठीक है, अब ठीक है, जस्ट लाइक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट फॉर प्रैक्टिशनर्स इन सम डिसिप्लिन, जस्ट लाइक साइकोलॉजिकल के अंदर क्या किया जाता है, प्रैक्टिशनर्स को जो है वो फॉलो किया जाता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स होती है, तो ये साइकोलॉजी के अंदर रिसर्च की जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को जो है कुछ एक्टिविटी प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, ताकि उनके जो है साइकोलॉजिकली जो भी उनके पैरामीटर्स हैं उनको जो है रिकॉल किया जाए या मेमोरी को रिकॉल करवाया जाए। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटीज वो क्या करते हैं, वहां पे जाके खुद अवेयर करते हैं, खुद उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो उनको देख के बाकी साइकोलॉजिकल पेशेंट भी वही एक्टिविटी को जो उसी एक्टिविटी को जो है वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि उनकी जो है मेंटल डिसऑर्डर जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है रिक्वायरमेंट फॉर एक्सेस टू पार्टिसिपेंट्स इन अदर्स। ठीक है, और कुछ के लिए क्या होता है कि जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है, तो इतना ज़्यादा वो एक्सेस इस पे हासिल कर लेते हैं, या जो है ड्रग्स वगैरह जो होती हैं ट्रायल बेड्स पे जो होती है वो पार्टिसिपेंट्स पे अप्लाई करते हैं, ताकि अच्छी जो है नताइज रिजल्ट्स जो हैं वो आ सकें। तो ये कुछ रिसर्च के इम्पोर्टेंस थी। ठीक है, कि क्यों इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इथिकल प्रिंसिपल्स गाइडिंग रिसर्च। ठीक है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके बेस पे जो है आप रिसर्च को कंडक्ट करवा सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा मैं आपको यहाँ पे रिपीट करवा दूं। रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि सबसे पहले आपको ह्यूमन को प्रायोरिटी पे रखना है, ह्यूमन को जो है आपको रेस्पेक्ट देनी है। ठीक है, ह्यूमन को जो है आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, उनकी रेस्पेक्ट रखनी है, उनका ख्याल रखना है, क्योंकि ह्यूमन सबसे ज्यादा यहाँ पे बेस करता है। इसके बाद रेस्पेक्ट फॉर फ्री एंड इन्फॉर्म कंसेंट। व्हाट डू मीन बाय कंसेंट? कंसेंट क्या होता है भाई? जी भाई, कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट। सब सो रहे हैं सब। डेटा। नहीं, इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है? कंसेंट जी बच्चे, सिर्फ एक ही बच्ची ने बताया मुझे। सर परमिशन वगैरह लेना किसी के किसी भी चीज पे इजाजत काम गुड लेना, गुड। पहले। और कोई? और कोई? इजाजत लेना उसकी मर्जी से, हाँ, उसकी अब क्या मर्जी से होता है उसकी कंसेंट? कंसेंट का इंफॉर्मेशन कहीं मकसद, कलेक्ट करना। जी गुड। कंसेंट का मकसद ये होता है कि सबसे पहले आप किसी पेशेंट के पास जाएंगे सैंपल लेने के लिए, तो सबसे पहले आप उसको बताएंगे, ठीक है, इंफॉर्मेशन करेंगे, इसके बाद आप उसकी रजामंदी से उससे सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट जाएं और उनसे पूछे बगैर, उनको यानी कि रेस्पेक्ट दिए बगैर, उनको इन्फॉर्म किए बगैर आप सैंपल ले लें, तो ये जो है अनइथिकल आ जाता है। हॉस्पिटल्स अल्लाह न करे आप लोगों का कभी जाना हो, बाज़ औक़ात जाना पड़ता है। ठीक है, जब भी ऑपरेट करते हैं या छोटे बहुत जो छोटी मोटी सर्जरी होती है या ऑपरेशंस होते हैं, वो सबसे पहले एक आपको फॉर्म फिल करवाते हैं। ठीक है, वो जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो भी कंसेंट होती है, आपकी रजामंदी होती है, आपको इन्फॉर्म किया जाता है, आपको बताया सकता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम सिर्फ जस्ट कोशिश करेंगे, परफॉर्म करेंगे इस काम को। तो ये क्या होता है, रेस्पेक्ट फॉर फ्री एंड इन्फॉर्म कंसेंट, तो ये इसके अंदर आ जाता है। तो आपको कंसेंट लेना, इन्फॉर्म करना, आपको बताना, ये लाजमी है। ठीक है, अच्छा, रेस्पेक्ट फॉर वल्नरेबल पर्संस। व्हाट डू यू मीन बाय वल्नरेबल? सर जो वीक होते हैं शायद। वीक। और कोई? वल्नरेबल इसमें दो मायना आ जाता है। एक तो गुड इन्होंने पता कि वीक, सेकंड जो है ऐसे लोग होते हैं, रेयर होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक जिनका ब्लड ग्रुप बिल्कुल ही जो है वो यूनिक हो, ओ नेगेटिव। ठीक है, अब इस तरह के लोग बहुत ही रेयर केसेस के अंदर हैं। या कुछ ऐसे लोग होते हैं उसकी जो है 5 की जगह पे 6 उंगलियां हो जाती हैं। ठीक है, या जो है उनके ज्वाइंट होते हैं, फिंगर या टोज वगैरह जो होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो रेयर केसेस के अंदर होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अगर उन पर रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको उनको भी रेस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, रेस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियली, कुछ काम प्राइवेसी के होते हैं, कॉन्फिडेंशियली होते हैं। ठीक है, उनको भी रेस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, वो काम भी आप जो है अगर करें तो कॉन्फिडेंशियली करें। ठीक है, पब्लिकली उसको जो है आउट ना करें। जस्ट लाइक कुछ इस तरह की चीजें होती है वो फॉरेन कंट्रीज के अंदर तो फॉलो किया जाता है, हमारे पाकिस्तान के अंदर नहीं किया जाता।
मुझे याद है लास्ट ईयर 2019 के अंदर, नहीं बल्कि हाँ 2 साल पहले, बल्कि 2020 की बात है, फरवरी के अंदर फर्स्ट केस रिकॉर्डेड हुआ था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, मीडिया वालों ने उनका नाम पता भी बता दिया, उनके घर जाके पहुंच गए, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन देने लगे। तो ये क्या था, ये जो है ये रेस्पेक्ट नहीं थी, ये यानी कि आप लोग, इन्होंने बहुत ज्यादा गलत काम किया। ठीक है, इनको ना नाम बताना था, ना उनको शो करना था, ये नहीं करना था। ठीक है, तो कोई प्राइवेसी भी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है, तो इन चीजों को फॉलो करना पड़ता है। आ रही है बात समझ में? तो इथिकल प्रिंसिपल्स के अंदर जो है ये रेस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियली, तो ये इन चीजों को भी जो है वो फॉलो किया जाता है, इन चीजों पे को भी रेस्पेक्ट दी जाती है, इन चीजों को भी किया जाता है। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ जो होते हैं पेशेंट्स, वो आपको कुछ चीजों के लिए जो है प्राइवेसी के लिए वो आपको बताते हैं कि इन चीजों को आपको अब प्राइवेट रखना है, प्राइवेसी रखनी है, आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, पब्लिकली नहीं करना। तो इन चीजों के लिए क्या किया जाता है, तो रेस्पेक्ट फॉर, तो ये मस्ट होता है, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियल। अच्छा, इसके बाद रेस्पेक्ट फॉर जस्टिस एंड इंक्लूसिवनेस। ठीक है, ये क्या होता है, यानी कि जस्टिस का मकसद क्या होता है, इक्वलिटी। ठीक है, तो इक्वलिटी को आपको यानी कि करना पड़ता है, प्रमोट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपको जो भी काम करना है वो जस्टिस के साथ करना है, इसके अंदर डिसऑनेस्टी आपको नहीं करनी हो। ठीक है, बाज़ औक़ात आपने जो है कुछ काम किया, कुछ काम नहीं किया, कुछ काम को छोड़ दिया। ठीक, और इंक्लूसिवनेस का मकसद ये होता है कि आप तमाम चीज़ों को शामिल करते हैं। ठीक है, शामिल करना, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चीज़ों को शामिल करके बाकी चीज़ों का फेक डेटा दे दिया। ठीक है, फेक डेटा आपने जमा कर लिया, तो इस तरह चीज़ों से आपको गुरेज करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद बैलेंसिंग हार्म एंड बेनिफिट्स, बैलेंस करना पड़ता है हार्म्स और बेनिफिट को। कुछ चीज़ें हार्मफुल होती हैं, कुछ चीज़ें बेनिफिशियल होती हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, अब जस्ट लाइक मॉस्किटो का सीजन होता है। ठीक है, मॉस्किटो सीजन के अंदर क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, फ्यूमिगेटिंग की जाती है। ठीक है, स्मोकिंग भी की जाती है। अब इससे क्या होता है कि स्मोकिंग से, फ्यूमिगेटिंग के साथ से क्या होता है कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि हम तो कर रहे होते हैं हार्मफुल जो है इंसेक्ट पे स्प्रे कर रहे होते हैं। आपको पता है आपके इन्वायरमेंट के अंदर 2 टाइप के इंसेक्ट्स या 2 टाइप के जो है फ्लाइज जो है वो सर्वाइव करती है, एक हार्मफुल होती है, एक बेनिफिशियल होती है। ठीक है, हम जो है हार्मफुल पे स्प्रे कर रहे होते हैं या हार्मफुल को स्मोक दे रहे होते हैं, और नुकसान क्या होता है कि जो बेनिफिशियल होते हैं वो चीजें भी मर जाती हैं। तो हमें क्या करना होता है कि इथिकली जो भी हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं या इथिकली जो भी हम काम करते हैं, इन दोनों चीजों को बैलेंस करना पड़ता है। मैंने आपको जो है अपने अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि जस्ट लाइक क्रॉप है, क्रॉप के अंदर अगर 30% तक पॉपुलेशन है तो आप क्या करते हैं, उसको बैलेंसिंग बेस पे, यानी कि उनकी पॉपुलेशन खत्म ना हो जाए, आप इग्नोर करते हैं, आप उस पर स्प्रे नहीं करते। लेकिन आजकल जो कंपनीज हैं पेस्टिसाइड वगैरह की, वो तो जाके यही क्रिएट करती है अवेयरनेस कि भाई आप इसको स्प्रे करें कि जो, क्योंकि आपका जो है वो फसल पे पेस्टिसाइड वगैरह ने हमला कर लिया। अब इसका मकसद ये नहीं है कि 30% अगर आपके 100 एकड़ हैं और उसमें से 30% अगर जो है पेस्ट हैं तो आपको इग्नोर करना चाहिए, आपको उस पर स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना आपका राइट है इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने का, इतना ही दूसरे इंसेक्ट्स और पेस्ट का भी हक है। ठीक है, अब जस्ट लाइक स्नेक है, सांप, अगर घर पे हमलावर होता है तो आप उसको किल कर लेते हैं, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप जंगल में जाके ढूंढ ढूंढ के इसको मारे। ठीक है, तो ये जो है आपके इथिक्स में नहीं आता। तो आपको बैलेंस रखना होता है हार्म एंड बेनिफिट्स को। ठीक है, इसके बाद मिनिमाइजिंग हार्म्स, हार्म को मिनिमाइज करें, मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट। ठीक है, और मैक्सिमाइजिंग करें यानी कि उसको मैक्सिमाइज करें बेनिफिट। ठीक है बच्चे, आगे चलें या आपको 5 से 10 मिनट का मैं गैप दे दूं? जी बच्चे। सर पढ़ा ले। पढ़ा लूं, क्योंकि 12:30 तक मेरी क्लास है। पढ़ा लूं बच्चे? यस सर, पढ़ा ले। यस सर। ओके, ह्यूमन डिग्निटी के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, बेसिकली जो है इस तरह का आपको स्टडी करनी पड़ती है जिसमें जो है बॉडली या साइकोलॉजिकली या कल्चरल इंटीग्रिटी को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, ऐसा काम ना करें कि उसकी बॉडी को इंजर्ड करें या बॉडी को नुकसान करें, या आप इस तरह का उसको स्ट्रेस दें, यानी कि आप उसको साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर कर दें। तो इन चीज़ों से जो है वो
गुरेज किया जाता है। ठीक है, कल्चरल इंटीग्रिटी का मकसद यही है कि आप उसको जो है कल्चरली उसको इतना ज़्यादा डिसओबलाइज ना करें, उतना उसको जो है वो ना करें कि ताकि वो इन चीज़ों से गुरेज करे। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन डिग्निटी की में आ जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, मोरली भी जो है वो इन चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ये ह्यूमन डिग्निटी के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली होता है। ठीक है, फिजिकली और साइकोलॉजी किसी भी इंसान को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, अगर पहुंचाएंगे तो आप उनको जो है कंसेंट करके, यानी कि अगर सर्जरी करनी है, कोई यानी कि ट्रीटमेंट देनी है, कोई डोज देना है या कोई चीज़ देनी है, तो वो आप उनसे कंसेंट लेंगे। कंसेंट लेने के बाद आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये आ जाता है ह्यूमन डिग्निटी के अंदर। ठीक है, इसके बाद कंसेंट जिस तरह मैं अभी बता रहा था कि आपको यानी कि कोई इस तरह का राइट नहीं है कि आप जो फ्री इन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप अपनी तरफ से डिसीजन ले लें, आप अपनी तरफ से कोई डिसीजन लेके आप अप्लाई कर दें, तो इस तरह की कोई स्टडी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। आप कॉन्सेंट लेते हैं, कॉन्सेंट लेने के बाद आप कोई काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, रिसर्च के अंदर डायलॉग, प्रोसेस, राइट्स, ड्यूटीज, रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्री एंड इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट बाय द रिसर्च सब्जेक्ट। ठीक है, अब जो रिसर्च का ऑब्जेक्ट है, रिसर्च का सब्जेक्ट है, उसमें आप क्या करते हैं कि डायलॉग करते हैं या कोई प्रोसेस हैं, क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इन तमाम चीज़ों को देख के इसके बाद जो है कंसेंट लेके आप काम करते हैं। अच्छा, अब जस्ट लाइक मैं किसी फील्ड पे काम करने जा रहा हूँ, तो फील्ड पे काम करने से पहले मुझे कंसेंट लेना पड़ता है किससे, जिसकी ज़मीन है। ठीक है, जो ज़मीन है, जो उसका लैंड लॉर्ड है, उससे मुझे कंसेंट करना पड़ता है कि मुझे इसमें यहाँ से सैंपल लेने हैं, मुझे कुछ प्लांट भी लेने पड़ेंगे, मैं जो है कुछ प्लांट्स को अप्रूव भी करूँगा, मैं कुछ प्लांट्स के सैंपल भी लूँगा, मैं कुछ प्लांट्स के जो वो सारी चीज़ें मैं जो है कलेक्ट करूँगा। अब ये नहीं है कि मैं डायरेक्ट जाके विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी कंसेंट में जाके वहाँ पे काम करूँ, मैं जाके वहाँ पे सारी चीज़ों को अप्रूव करना शुरू कर दूँ। ये जो है बिल्कुल राइट नहीं होता इन चीज़ों का। ठीक है, इन चीज़ों को कंसेंट लेना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चे 1 मिनट आप सब्र करें।
अच्छा बच्चे, सॉरी मैं थोड़ा सा बीच में जो है इंटरप्ट हो गया। ठीक है, फ़ोन आ गई थी ज़रूरी, तो इसीलिए मैं बात कर रहा था। अच्छा, तो बच्चे क्या होता है कंसेंट? रज़ामंदी यानी कि आपको लेनी पड़ती है, जो भी फ़रीक है या जो भी सामने है, तो उनकी रज़ामंदी के बाद आपको काम करना पड़ता है रिसर्च के अंदर। ठीक है, योर रिसर्च कैन नॉट प्रोसीड विदाउट कंसेंट। ठीक है, आप रिसर्च को प्रोसीड नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते, उसको आगे जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता जब तक आप कंसेंट ना ले लें। ठीक है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे या वो उस चीज़ का मालिक हो। जस्ट लाइक एनिमल है, एनिमल अगर किसी की प्रॉपर्टी है या किसी के अपने हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, अगर आप उन पे भी काम कर रहे हैं तो आपको कंसेंट लेना पड़ता है। ठीक है, अगर प्लांट पे काम कर रहे हैं या आप जो हैं उस पे काम कर रहे हैं, क्रॉप्स पे काम कर रहे हैं, तो भी आपको जो है लैंडलॉर्ड वगैरह हैं या उनसे कंसेंट लेना पड़ता है। ठीक है, कंसेंट मस्ट बी मेंटेन थ्रू आउट, यानी कि आपको कंसेंट एनी हाउ मेंटेन रखना पड़ता है, एनी हाउ आपको कंसेंट लेना पड़ता है थ्रू आउट हर स्टडी के लिए, चाहे वो इन्वायरमेंटल स्टडी हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल स्टडी हो, चाहे एनिमल स्टडी हो, चाहे ह्यूमन स्टडी हो। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में? आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें आ जाते हैं नंबर थर्ड जो है वल्नरेबल जो है पर्सन्स, जो वीक पीपल होते हैं या स्पेशल केसेस में होते हैं या बाकी चीज़ों में आ जाते हैं, तो उनकी केयरिंग करना, डिग्निटी उनको देना, फेयरनेस वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उनको जो है वो हमें क्या देनी पड़ती है, इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, क्योंकि वो भी हमारे सोसाइटी के अंदर जो है उनका भी रोल होता है, वो भी रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। तो उनको डीवैल्यू नहीं करना, उनको जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, यानी कि उनको जो है कम उनको, यानी कि ये कि आप कॉम्पिटेंट नहीं है, यानी कि आप उसको डायमिनिश कर रहे होते हैं, यानी कि आप उनको कम समझ रहे होते हैं, तो कम नहीं समझना होता। ठीक है, या हम कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, तो भी हम उनसे कोई मशवरा नहीं करते, या स्पेशल पीपल होते हैं तो उनकी केयर करनी पड़ती है, या वीक पीपल होते हैं तो उनकी जब आप वल्नरेबल पीपल पे स्टडी करते हैं, तो आप और बहुत ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट देते हैं, और उनको जो है सबसे ज़्यादा जो है वो उनको जो है डिग्निटी, यानी कि आप उसकी केयरिंग करते हैं। अब जस्ट लाइक साइकोलॉजिकल पेशेंट्स पे रिसर्च की जाती है। साइकोलॉजिकल पेशेंट्स जो होते हैं, आपको पता है उनका मेंटल डिसऑर्डर सही नहीं होता, और वो जो है बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जो आपके लिए कभी-कभार नुकसानदेह होता है। तो ऐसे केसेस में भी आप उनको पहले कंसेंट लेते हैं, उनकी रज़ामंदी करते हैं, उनको यानी कि इस तरह की परफॉर्मेंस कराते हैं ताकि वो आपसे खुश हों, और आपको जो है सैंपलिंग वगैरह के लिए आपके लिए कोई इश्यू ना हो। ठीक है? अच्छा, तो उनको स्पेशल प्रोटेक्शन भी देनी पड़ती है, स्पेशल प्रोसीजर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, यानी कि आपको स्पेशल प्रोसीजर के साथ या स्पेशल परफॉर्मेंस के साथ उनको जो है वो प्रोटोकॉल देना होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ये इस स्टडी के अंदर मस्ट होती हैं। आपको कोई एब्यूजिंग नहीं करना, आपको एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना, वायलेंस नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो वल्नरेबल जो पीपल्स होते हैं या पर्सन्स होते हैं, उनकी जो है लाइफ बहुत ज़्यादा जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती है, और आप ही उनको यानी कि उनको समझ सकते हैं, और उनको जो है अच्छे इथिक्स और अच्छे बिहेवियर के थ्रू आप उनके साथ पेश आ सकते हैं। अच्छा, नंबर 4 आ जाता है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियल, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ प्राइवेसी होती है, कॉन्फिडेंशियल भी होती है, उन चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल किया जाता है, पब्लिकली उनको नहीं किया जाता, पब्लिकली उनको जो है नहीं पब्लिश करवाया जाता या नहीं बताया जाता, तो ये इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। ये फंडामेंटल्स टू ह्यूमन डिग्निटी, ये जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल है, फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है ह्यूमन डिग्निटी का, ह्यूमन रिस्पेक्ट के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड्स प्रोटेक्ट द एक्सेस कंट्रोल्स डिसेमिनेशन टू पीपल इंफॉर्मेशन, यानी कि आप जितने लोगों की इंफॉर्मेशन से उसको लीक आउट नहीं करते, उनको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। ठीक है, अब जस्ट लाइक सर्वे बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर अगर कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं, एनआईसी नंबर हैं या बाकी चीज़ें हैं, तो वो भी आप अपने पास यानी कि कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसको पब्लिकली सेल आउट कर दें, पब्लिकली वहाँ पे आप जो है इसको डिस्पर्स कर दें। तो इस तरह की चीज़ें जो है बाज़ औक़ात बड़ी जो है मुश्किलात क्रिएट करती हैं, जस्ट स्पेशली जो होती है वो पर्सनल इंफॉर्मेशंस जो होती हैं। तो इन चीज़ों को जो है देखा जाता है। अच्छा, इसके अलावा हेल्प टू प्रोटेक्ट मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड इंटीग्रिटी। तो इसके अलावा जो
होते हैं, मेंटल केसेस होते हैं, साइकोलॉजिकल केसेस होते हैं, तो उनमें भी इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। उनकी प्राइवेसी, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को यानी कि लीक आउट नहीं किया जाता। या कोई पेशेंट है, अब जस्ट लाइक खुदा ना करे, अल्लाह ना करे किसी को एड्स है, तो अब आप उस पेशेंट को पब्लिकली नहीं करेंगे, हर किसी को नहीं बताएंगे कि फलां को एड्स है, फलां को एड्स। तो इन चीज़ों को क्या किया जाता है, प्राइवेटली रखा जाता है या कॉन्फिडेंशियली रखा जाता है, ताकि उनकी जो है रेस्पेक्ट भी रहे और उनको जो है इस सोसाइटी के अंदर इतना ही रहने का राइट है जितना बाकी लोगों को है, जितना हमें है। तो इन चीज़ों को भी देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हार्म्स एंड बेनिफिट्स। हार्म्स एंड बेनिफिट्स में आने आपको बता चुका हूँ कि इन्वायरमेंटली बैलेंस रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि हर चीज़ों का बैलेंस रखना पड़ता है, हार्म्स का भी और बेनिफिट्स का भी। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को फोर्सफुली कम कर दें और किसी चीज़ को जो है वो ज़्यादा बढ़ा दें। हार्म्स को आप बिल्कुल ही ख़त्म कर दें और बेनिफिट्स को आप अप कर दें। तो हार्म्स को अगर आप ख़त्म कर देंगे तो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जस्ट लाइक हमारे जो है मुआशरे में हमारी सोसाइटी के अंदर माइसिस बहुत ज़्यादा हैं या मॉस्किटो बहुत ज़्यादा। अब हमारा ये नहीं कि हम जो है बिल्कुल इनको ख़त्म कर दें, इनको जो है एनवायरनमेंट से ख़त्म कर दें, पॉपुलेशन से ख़त्म कर दें। तो ख़त्म तो होना फर्स्ट ऑफ ऑल कि इम्पॉसिबल है, लेकिन हम ख़त्म भी कर देंगे तो कुछ और डिजीज़, कुछ और चीज़ें जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी हमारे सामने, जो कि हमारे लिए और ज़्यादा नुकसानदेह होगी। तो ऐसी चीज़ों को क्या किया जाता है कि हम इक्वली रखते हैं, हाँ बेनिफिट्स, अफेक्ट्स, वेलफेयर एंड राइट्स ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए और दोनों चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि हमारी जो है फलाह और बहबूद के लिए भी जो है वो ज़रूरी है और बाकी चीज़ों के लिए भी, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जस्टिस एंड इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस क्या होता है और जस्टिस क्या होता है? जस्टिस का मकसद होता है इक्वलिटी, इक्विटी जिसको कहा जा सकता है, फेयरनेस कहा जा सकता है, यानी कि अगर आप जो भी काम करते हैं वो जस्टिस के साथ करते हैं, वो आप इक्वलिटी के अंदर जाके करते हैं, टू बी ऑनेस्ट होके करते हैं, इम्बैलेंस काम नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप प्रोसीजर करते हैं, कोई प्रोटोकॉल है, कोई काम है, अगर आप प्रोसीजर करते हैं वो कंप्लीट करते हैं, अनकम्प्लीट नहीं करते, ठीक है। प्रोसीजरल भी आप उसमें जस्टिस ले आते हैं। अब जस्ट लाइक आपने माइस पे काम करना है, ठीक है, आपने क्या किया कि 5 से 8 माइस को आपने किल तो कर दिया, ठीक है। किल करने के बाद आपने क्या किया कि 3 से 4 माइस का ब्लड ले लिया, बाकी जो है 8-10 जो भी थे आपके माइस बच गए, उनको आपने डिस्कार्ड कर दिया। अगर आपको डिस्कार्ड ही करना था तो आपने किल क्यों किया, ठीक है। तो आपको अगर काम करना है तो रैंडमली फेयरनेस के साथ काम करें, ठीक है, जस्टिस के साथ काम करें। ऐसा ना करें कि किसी की जिंदगी भी ज़ाया हो जाए और कोई जो है आपका सैंपल या आपका जो काम है वो भी अनकम्प्लीट रह जाए और वो भी काम प्रॉपरली ना हो पाए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 2 टाइप्स हैं, प्रोसीजरल जस्टिस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसके अंदर एप्लीकेशंस प्रोसीजर आ जाता है, यानी कि जस्ट लाइक हॉस्पिटल्स के अंदर जब भी किया जाता है, कोई ऑपरेट किया जाता है, कोई ऑपरेशन की जाती है, सर्जरी की जाती है, चाहे वो किसी फिंगर की भी सर्जरी हो, लेकिन वो आपसे कंसेंट जरूर लेते हैं, ठीक है। हालांकि वो इतनी ज्यादा जो है लीथल नहीं होती, लेकिन फिर भी वो आपसे कंसेंट लेते हैं। तो ये क्या होता है, एप्लीकेशनल प्रोसेस होता है, यानी कि आप रिटन फॉर्म के अंदर क्या करते हैं कि आप उनसे कंसेंट लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये जो है टोटली डिपेंड करता है हार्म्स एंड बेनिफिट्स पे, ठीक है। तो हार्म्स एंड बेनिफिट्स जो है वो लाइफ का हिस्सा है, इन्वायरमेंट का हिस्सा है। कुछ चीज़ें आपके लिए हार्मफुल हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं। अब ये नहीं है कि बेनिफिशियल चीज़ें हम गेन कर लें और हार्मफुल चीज़ों को हम बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, ये जो है इम्पॉसिबल है और इस तरह हो भी नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनको फोकस करना पड़ता है, ठीक है बच्चे। अच्छा, इसके बाद होता है मालफिजनेस। मालफिजनेस क्या होता है जी बच्चे? हालांकि नीचे लिखा हुआ है जी बच्चे, है कोई या सब सारे बच्चे सो गए? जी बेटा, है कोई? मालफिजनेस क्या किसको कहा जाता है? नॉन हाँ, मालफिजनेस रिस्क को कम कर देना सर, आई थिंक। खराबी पैदा कर देना, कम करने देना, ठीक है। तो ये आ जाता है मालफिजनेस में, ठीक है। मालफिजनेस में क्या हो जाता है कि ड्यूटी टू अवॉइड, प्रिवेंट और मिनिमाइज हार्म, ठीक है, नो अननेसेसरी रिस्क ऑफ हार्म्स, यानी कि हार्म्स को हम जो है वो मिनिमाइज कर दें, प्रिवेंट कर दें या अवॉइड करें, तो ये किस में आ जाता है? नॉन मालफिजनेस में आ जाता है, ठीक है। नो अननेसेसरी रिस्क फॉर हार्म, पार्टिसिपेशन must be essential to achieving scientifically and societally important aims
that cannot be realized without the participating of human subject। यानी कि आप ह्यूमन की जब भी आप स्टडी कर रहे होते हैं, आप क्या करते हैं कि हार्म को मिनिमाइज करते हैं, खत्म नहीं करते, ठीक है। तो अब इसकी मैं एग्जांपल ऐसे बता देता हूँ कि अगर आप किसी क्रॉप पे स्प्रे कर रहे हैं या किसी क्रॉप पे आप जो है फ्यूमिगेट कर रहे हैं या आप जो है क्रॉप पे काम कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, हार्मफुल जितने भी होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं या पेस्ट होते हैं, आप उनको मिनिमाइज करते हैं, हार्म को खत्म नहीं करते, मिनिमाइज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ और यही प्रिंसिपल है, ऑब्जेक्ट है कि आप जो है तमाम चीजों को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, बिल्कुल एंड नहीं करते हैं, खत्म नहीं करते। तो मालफिजनेस का मकसद ही ये होता है कि आप चीजों को मिनिमाइज करें, खत्म ना करें। ठीक है बच्चे, ठीक है। उसके बाद आता है बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस का क्या मकसद होता है? बेनिफिशियंस का यानी कि आप बेनिफिट्स को गेन करते हैं। द ड्यूटी टू बेनिफिट्स अदर, आपका क्या काम है, आप बेनिफिट दें। कोई स्टडी करते हैं, उनको कंक्लूड करके आप बेनिफिट बताते हैं कि ये स्टडी करने के बाद, ये रिसर्च काम करने के बाद जो है हमें बेनिफिट होगा, और बेनिफिट ह्यूमन राइट्स के लिए ये जो है वो बेनिफिट्स हैं। ठीक है बच्चे। इसके बाद द ड्यूटी टू मैक्सिमाइज नेट बेनिफिट्स, यानी कि आपका ये भी काम है कि आप मैक्सिमाइज करें बेनिफिट्स को। हमेशा यही किया जाता है, हार्म को, हार्मफुलनेस को, यानी कि हार्म जो चीजें हैं, हार्मफुल चीजें, उनको आप मिनिमाइज करें और बेनिफिट्स को जो है मैक्सिमाइज करें। ठीक है। प्रोड्यूस बेनिफिट्स फॉर सब्जेक्ट देमसेल्व्स अदर इंडिविजुअल्स। ठीक है। तो बाकी जो इंडिविजुअल्स हैं, इस तरह की स्टडी की जाए तो रिसर्च स्टडी को फोकस किया जाता है जिसमें बाकी लोगों को यानी कि फायदा पहुंचे। ठीक है। इसके अलावा प्रोड्यूस बेनिफिट्स फॉर सोसाइटी। ठीक है। जिस तरह इंडिविजुअल्स को फायदा पहुंचे, इसी तरह सोसाइटी को भी फायदा पहुंचे, कुछ गेन किया जा सके, कोई नॉलेज एडवांसमेंट की तरफ, नॉलेज आज एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज में इंक्रीमेंट हो, इंक्रीज हो। तो ये सारी चीजें बेनिफिशियंस के अंदर आ जाता है, या यानी कि बेनिफिट के अंदर आ जाता है। तो ज्यादातर रिसर्च स्टडीज जो हैं वो बेनिफिशियंस पे जाती हैं, बेनिफिट्स की तरफ जाती हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद डिफरेंट जो हैं वो मेंबर्स होते हैं कमीशंस के। ठीक है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च इथिक्स के होते हैं। ठीक है। ये तो खैर नाम लिखे हुए हैं, ये तो किसी और की स्टडी है, किसी और का काम है। अब जस्ट लाइक इथिकल कमेटी है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है। इसमें काफी लोग भी हैं, हमारी मैडम जो हैं HOD साहब वो भी उसकी मेंबर हैं। तो अब यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी इथिकल इश्यूज हैं या इथिकल काम होता है, तो उसमें वो पार्टिसिपेंट जो यानी कि वो कमेटी में वो काम जाता है, वो उसको देखते हैं कि इस कितना जो है इथिकल जो है इश्यूज को देखा गया है, काम किया गया है। तो ये सारे जो है मेंबर्स जो होते हैं वो उसमें इस पे काम करते हैं, उसको देखते हैं, उसको रिव्यू करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। रिपोर्ट करके फिर उस पे जो है वो कोई रिपोर्ट बना के फिर उस पे जो है वो लोग क्या करते हैं, एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। वो रिपोर्ट जो होती है वो आगे भेजी जाती है। तो ये डिपेंड करता है उस रिपोर्ट पे। ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग होती है, इसी बेस पे फिर जो है सक्सेसफुल या फेलियर का काम किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद उन रिपोर्ट्स पे किन चीजों को देखा जाता है? 3 चीजों को देखा जाता है। ठीक है। रेस्पेक्ट फॉर पर्सन है या नहीं है, बेनिफिशियंस है ये, बेनिफिशियंस क्या हमें मिल रहे हैं, और जस्टिस के साथ काम किया गया है या नहीं किया गया। वंस अगेन बता देता हूँ, जो भी काम किया जाता है उनकी रिपोर्ट बनती है। रिपोर्ट कौन बनाता है? इथिकल कमेटी बनाती है। इथिकल कमेटी हर रिसर्च इदारे में, यूनिवर्सिटीज के अंदर होती है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आ रही है बात समझ में बच्चे? यस सर। कोई रिसर्च स्टडी जो भी की जाती है यूनिवर्सिटी में या रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, तो वो क्या की जाती है, तो वो कमेटी की तरफ उसको फॉरवर्ड किया जाता है, इथिकल कमेटी की तरफ फॉरवर्ड किया जाता है। तो हर रिसर्च इदारे में, हर यूनिवर्सिटी के अंदर वो इथिकल कमेटी होती है, जिसमें 4 लोग भी हो सकते हैं, 5 लोग भी हो सकते हैं। ठीक है। तो उसमें 3 चीजों को फॉलो किया जाता है, 3 चीजों पे कंसल्ट किया जाता है। नंबर 1, जो स्टडी की गई है उस पर रेस्पेक्ट फॉर पर्सन, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन है या नहीं है, यानी कि जो भी काम किया गया उस पर रेस्पेक्ट फॉर पर्सन, यानी कि स्टडी पे बेस करता है। अब जैसे लाइक स्टडी आपकी एग्रीकल्चर में है, तो इसमें भी देखा जाएगा कि ये इंसानों के लिए नुकसानदेह तो नहीं है, कहीं इंसान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। अच्छा, इसके बाद बेनिफिशियंस, यानी कि क्या बेनिफिट हमें गेन हो रहा है इस आउटपुट से, इस रिसर्च की रिकमेंडेशन से क्या फायदा हो रहा है। नंबर 3 जस्टिस, यानी कि ऑनेस्टी के साथ काम किया गया है, फेक डेटा के साथ तो काम नहीं किया गया। डेटा को प्लेजरिज्म किया जाता है, प्लेजराइज किया जाता है कि ताकि पता चले कि इसने इधर उधर से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया। जिस तरह आप
बच्चे क्या करते हैं कि असाइनमेंट में कॉपी पेस्ट करके आ जाते हैं इधर उधर से, विकीपीडिया से या बाकी चीज़ों से, तो ये जस्टिस नहीं होता। ठीक है, तो जस्टिस यानी कि टू बी ऑनेस्ट होना पड़ता है। जस्ट लाइक आप लोगों की मिसाल दे दूं मैं आप लोगों को, जस्ट लाइक मैंने कोई असाइनमेंट दे दी या किसी टीचर ने दे दी, आप लोग सबसे पहले उसको गूगल पे जाके सर्च करते हैं, सबसे पहले जो आता है वो विकीपीडिया ही आ जाता है, तो वो विकीपीडिया से कॉपी पेस्ट करके आपने दे दिया, और ये जो काम था वो टू बी ऑनेस्ट नहीं था। अब आप लोगों को क्या करना था, आप लोगों ने जब गूगल में सर्च आउट किया, कुछ आपने डेटा विकीपीडिया से ले लिया, हालांकि विकीपीडिया से डेटा नहीं लेना होता, वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले। ठीक है, तो आपने क्या किया, स्कॉलरली गूगल में जाके सर्च आउट किया, कुछ चीज़ें पढ़ी, रीड आउट की, आपको समझ में आई, आपने कॉपी की, पेस्ट की, फिर कहीं और से आपने दूसरे लिंक्स में देखा, वहाँ अच्छी चीज़ें मिल गई, फिर उनमें एडिट किया आपने, फिर वही चीज़ें आपने जो है काम किया, तो इस तरह असाइनमेंट बनता है। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये होता है जस्टिस। ठीक है, तो हर रिसर्च स्टडी में इन तीनों चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला था रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, वही चीज़ें आ जाती हैं ह्यूमन डिग्निटी के। ठीक है, जिसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ठीक है, और डिस्क्लोजर, फुल ऑफ राइट, फुल, ये सारी चीज़ें जो हैं 2 प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ठीक है, अब डिटर्मिनेशन क्या होता है, ये भी आपको मेरे ख्याल में फिर बहुत ज़्यादा आपका डिटेल में चला जाएगा, आई थिंक सो। नहीं, इनको छोड़ दें, इसको जो है फर्दर हम नहीं करते। अच्छा, बेनिफिशियंस में बता चुका हूँ, तो राइट टू फ्रीडम फ्रॉम हार्म एंड डिस्कम्फर्ट, यानी कि आपके पास राइट है कि आप बेनिफिट को बढ़ाएं और उनको हार्म को मिनिमाइज करें, रिसर्चर का ये काम होता है। ठीक है, कि जो है बेनिफिशियल चीज़ों को गेन करें और हार्मफुल चीज़ों को मिनिमाइज करें, ख़त्म ना करें, डिस्क्लोज ना करें। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, तो राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए एक्सप्लॉइटेशन को, वायलेशन को, इन चीज़ों से जो है हमें प्रोटेक्शन करनी होती है। ठीक है, अब इसकी भी डिटेल दी गई है, मेरे ख्याल में ये इतना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये मैं आपको बता चुका हूँ एक्सप्लॉइटेशन के अंदर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, याद है बच्चे, आप लोगों को बताया था मैंने इसकी टाइप, याद है, किसी को याद नहीं है? यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बेनिफिट भी देखा जाता है, पब्लिक हेल्थ को भी देखा जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में इसको आप जो हैं वो इग्नोर कर दें। अच्छा, जस्टिस, क्योंकि मैं आपका ये जो है इथिक्स इन रिसर्च जो है वो इतना डिटेल के साथ नहीं है, क्योंकि आप अभी जो है इनिशियल स्टडी कर रहे हैं, इनिशियल अभी ने काम भी कोई रिसर्च का नहीं किया। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है डीपली स्टडी जो है वो एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए या एमएस के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसीलिए मैं आपको जो है वो इंट्रोडक्टरी बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसको भी छोड़ दें आप, द राइट ऑफ फेयर ट्रीटमेंट। फेयर ट्रीटमेंट का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो भी आप ट्रीटमेंट करते हैं वो लो से शुरू करते हैं, लो डोज से शुरू करते हैं। जैसे लाइक आपको प्लांट है, अब प्लांट में आप जारी बात है यानी कि पैरामेडिकली, यानी कि लेवल टू लेवल आप उसको जो है ट्रीटमेंट देंगे। अब ये नहीं कि आप स्टार्टिंग से जो है वो हाई ट्रीटमेंट दे दें या हाई डोज देते, तो वो बिल्कुल सही नहीं होता, इसमें भी ऑनेस्टी देखनी पड़ती है। तो द राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, तो फेयर ट्रीटमेंट भी जो है वो भी जस्टिस करना होता है, उसमें भी जो है आपको इक्वलिटी रखनी होती है, क्योंकि बाज़-औक़ात जो है वो रिसर्च के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे बाकी चीज़ों को नुकसान पहुंचा जाता है। जैसे लाइक आपने हाई ट्रीटमेंट दे दिया प्लांट को, तो उसका इफेक्ट सॉइल तक जाएगा, रूट्स तक जाएगा, और जो है बाकी जो है रूट्स के साथ जितने भी एसोसिएट हैं ऑर्गेनिजम्स सॉइल के साथ, उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखा जाता है। ये भी इसमें आ जाता है। अतः द राइट टू प्राइवेसी, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, प्राइवेसी क्या होता है, आप किस तरह राइट है आपके पास प्राइवेसी को मेंटेन करने का, आप किस तरह जो है प्राइवेसी आपको रखनी होती है या कॉन्फिडेंस रखना होता है बाकी लोगों का, बाकी चीज़ों का, ये भी आप लोगों पे डिपेंड करता है। अच्छा, रिस्क बेनिफिट असेसमेंट क्या होता है, इसमें भी
जो है आप देखते हैं कि जो चीज़ आपने स्टडी की है वो ज़्यादा फिजिकली, इमोशनल और सोशल तो नहीं है। तो रिस्क बेनिफिट असेसमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि इसके अंदर आपके जो है अप्लाई नहीं होता है इसमें, लेकिन ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है जो रिस्क बेनिफिट असेसमेंट है। अगर आपको बेनिफिट मिला है, कोई रिस्क उठा के आप बेनिफिट गेन कर रहे हैं, तो उसको आप किस तरह असेस करेंगे, उसको किस तरह आप जस्टिफाइड करेंगे, ठीक है। तो ये रिस्क बेनिफिट असेसमेंट कहलाता है। आप शायद मैं आपको दोबारा इसको डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अब जस्ट लाइक कोई इंजेक्शन है या कोई ट्रीटमेंट है, हमारा कहना ये है कि इसके लगाने के बाद बेनिफिट होगा, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। अब मे भी हम अगर वो इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेते हैं तो बेनिफिट की जगह पे उसके साइड इफेक्ट इतने हैं कि हेल्थ का नुकसान हो सकता है, फिजिकली नुकसान हो सकते हैं, या जो है मेंटल डिसऑर्डर का नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों से जो है वो गुरेज किया जाए। तो बाज़ औक़ात ये रिस्क बेनिफिट असेसमेंट जो हैं वो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। सही है बच्चे। तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, आपको वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि जो भी रिसर्च स्टडीज के अंदर, इथिक रिसर्च के अंदर, ट्रायल रिसर्च के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एनिमल भी हो सकते हैं, वो जो है इंसान भी हो सकते हैं। तो उनकी रेस्पेक्ट, उनकी हेल्थ को सिक्योर किया जाता है। उनकी जो है हेल्थ को सिक्योर करने के लिए हम जितनी भी स्टडीज करते हैं तो वो उनको रेस्पेक्ट की दिया जाता है, ठीक है। चाहे वो लोग जो हैं वो वल्नरेबल पीपल्स हों, या वो लोग जो हैं वो पब्लिकली यानी कि नॉर्मल लोग हों, तो उनको रेस्पेक्ट देना लाजमी होता है, ठीक है। तो और जो है इस तरह की जो है वो स्टडीज को ना किया जाए जिसके उसके फिजिकल हार्म्स हों या साइड इफेक्ट्स हों, या जो है और बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो या साइड इफेक्ट हो, या वो डिसेबल हो जाए या मेंटली डिसऑर्डर की तरफ चला जाए, या वो अपने आप में जो है इमोशनल हो जाए, एंगर फील करे, फियर फील करे। तो इस तरह की तमाम चीज़ों से गुरेज किया जाए। इस तरह के रिस्क जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। ये कुछ मेजर पोटेंशियल रिस्क टू पार्टिसिपेंट्स हैं जिसमें ये बताया गया है कि इस तरह के जो हैं रिस्क ना लिया जाए जिस वजह से साइकोलॉजिकली या इमोशनल डिस्ट्रेस हो या सेल्फ डिस्क्लोजर हो, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि इंसान अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है और इससे जो है और ज़्यादा साइड इफेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें और भी हैं, जिस तरह ये जो पर्सनल रिलेशनशिप लॉस हो जाए, या स्टेटस ख़त्म हो जाए, या प्राइवेसी ख़त्म हो जाए, या टाइम ज़ाया हो जाए, तो इस तरह चीज़ों को जो है वो ना किया जाए, इस तरह की स्टडी से गुरेज किया जाए। सही है बच्चे, मेरे ख्याल में इनफ है आप लोगों के लिए, ठीक है। ठीक है, अब आपका जो है अनइथिकल एकेडमिक अनइथिकल प्लेजरिज्म है। तो ये नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको प्लेजरिज्म पढ़ाऊंगा। प्लेजरिज्म क्या होता है, यानी कि ये किस तरह होता है, इसकी क्या एग्जांपल्स हैं। यानी कि समथिंग आप स्टील करते हैं, किडनैप करते हैं, या आप कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वो कहता है प्लेजराइज्म में आ जाता है। प्लेजरिज्म में आ जाता है। प्लेजरिज्म का मकसद ये नहीं कि आप नकल करना, ठीक है। ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मेरे ख्याल में एनफ है आप लोगों के लिए क्लास आज की। सही है बच्चे, आप लोगों ने अटेंडेंस यस आप लोगों ने इनबॉक्स कर दिया है, नाम लिख दिया है इसमें चैट में? जी बच्चे, यस यस सर। सर। ठीक है बच्चे, मेरे ख्याल में इनफ है। कोई सवाल, कोई सर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आया हो आप पूछ सकते हैं। जी बच्चे। सर ये आप सेंड करेंगे ना ये जो जी बच्चे, ये स्लाइड्स हैं? मैं रिकॉर्ड भी मैंने किया है, लेकिन रिकॉर्ड मैंने जो है वो स्टार्टिंग से नहीं किया, लेकिन सेंटर में से किया। ये मैं आपको इसका यूट्यूब का लिंक भी भेज दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है मैं आपको जो है ये लास्ट में मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है बच्चे। सर और हम कोई कह रहे थे कि स्लाइड्स आपने स्किप करवाई हैं तो वो आप इसमें से निकाल सकते हैं, क्योंकि जी फिर बच्चे, मैं इसको रिमूव कर दूंगा, इन स्लाइड्स को मैं हटा के फिर मैं जो है वो दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी जो वीडियो लेक्चर है उसमें भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है बच्चे। और कोई सवाल और कोई क्वेश्चन जो आप लोग पूछना चाह रहे हो? जी बच्चे। नो सर। तो सर जी बच्चे, इनके बाद यूनिवर्सिटी ओपन होगी?
बच्चे कुछ पता नहीं, अब तो कोई डिसीजन नहीं हुआ। अब जैसे डिसीजन होगा आप लोगों को पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा। यूनिवर्सिटी ओपन हुई तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। और कोई बच्चे, और कोई सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। चलें, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास जो है, आज 2 क्लासें हैं तो एक क्लास अब नेक्स्ट आपकी बच जाएगी, वो आप जिस दिन लेना चाहे तो वो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।